हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ए सेशन। आज के इस सेशन में दोस्तों ये अपना दूसरा सेशन है हिंदी साहित्य की स्पेशल प्रश्नोत्तरी में। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए इस ऐप को, ठीक है। और दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आप एडमिशन ले सकते हैं। ये 2020 टेस्ट सीरीज चलती है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। ये बिल्कुल फ्री सीरीज चलती है दोस्तों, इसमें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आपके लिए 2 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 2 सितंबर 2021 से, है ना। जूनियर सुपर टेट हिंदी 100 नंबर के लिए, 100 नंबर हिंदी के लिए, ठीक है। तो जो 100 नंबर हिंदी को कंप्लीट करना चाहते हैं वो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 1000 रुपए आपके लिए इसकी फीस रखी गई है 31 अगस्त तक दोस्तों, है ना। उसके बाद सितंबर से सारे प्राइस आपके बढ़ जाएंगे कोर्सेज के। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है इस हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में आप एडमिशन लें और दोस्तों आप अपना अध्ययन स्टार्ट कर दें। और जो भी साथी हमारे नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं और पंजाब मास्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं हिंदी साहित्य की, तो आप इन 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मात्र 599 में इस 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। सभी साथी इसमें एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर का दोस्तों मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, उसमें एडमिशन लें। और न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से। तो जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं वो सभी साथी एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। अब आज का सेशन अपना स्टार्ट हो रहा है। यहां से कल अपन ने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आपको बताना है दोस्तों उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया, बताइए। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया है? मिश्र बंधु ने, बच्चन सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? यानी कि 42 का आंसर आपको चयन करना है। अलंकृत काल किसने किया, इसका नाम जल्दी से बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है दोस्तों अपना आज का इस सेशन। फटाफट से आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताना है, बताइए। और सभी लोगों का आंसर है कि सर अलंकृत काल तो कहा है किसने? मिश्र बंधु, यानी कि ये नंबर। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे दोस्तों। कितने भाई थे? 3 भाइयों के नाम आपको बताना है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद। कौन सा ग्रंथ लिखा था? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा, जो कि दोस्तों 4 भागों में प्रकाशित था। कितने भागों में? 4 भागों में, है ना। पहले 3 भाग इसके जो थे दोस्तों वो 1913 में प्रकाशित थे और चौथा भाग इसका 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो ये मिश्र बंधु थे, इनको अपन को याद करना है दोस्तों, ठीक है। और ये 3 भाई थे। इन्होंने दोस्तों जो मिश्र बंधु थे इनको अपन को याद करना है। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर है। तो प्रेम सरोवर क्या है? जब तक आप बता रहे, जब तक 2-3 क्वेश्चन भारतेंदु से आपको याद करना है कि सर इनका जन्म 1850 में हुआ था, है ना। भारतेंदु जी का इसको याद कर लेना। इन्होंने 1873 में दोस्तों कहा था हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन आता है। तो भारतेंदु जी ने कहा था 1873। हिंदी नई चाल में कब ढली, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो अपन को याद रख लेना 1873 में। तब तक आपने बताया कि ये प्रेम सरोवर ये क्या है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 43 में आपने चयन किया कि सर ये तो कविता है ना। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके यहां पर कवर हो जाते। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहां हुई थी दोस्तों? अब यहां पर कई क्वेश्चन आपके बनते प्रगतिशील लेखक संघ की। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो आपको पता है 36 में हुई थी, 1936 में, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की। अब कहां हुई थी तो ये आपको बताना है। लेकिन इसके दोस्तों इस प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो प्रेमचंद थे। कौन थे? प्रेमचंद। तो इस प्रश्न के साथ आपको 2 क्वेश्चन और पता चल जाते, 1936 और प्रेमचंद। 1936 में दोस्तों इसको याद करना है। और इसका जो स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी? लखनऊ। यानी कि आपका जो 1 नंबर है
44 का वो बिल्कुल सही है जिन्होंने भी बताया है। वैसे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना दोस्तों पेरिस में भी हुई थी और अपने यहां कहां पर लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो यहां पर तो आपका उत्तर पेरिस होना चाहिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले वो पेरिस में हुई थी, है ना। अपने यहां इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में, जो कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये भी अपन को याद रख लेना है। तो यहां पर आपको याद रख लेना दोस्तों, ये उत्तर होगा इसका पेरिस, प्रगतिशील लेखक संघ की सबसे पहले स्थापना यहीं हुई थी। ठीक है, अब यहां पर आते हैं दोस्तों, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? 45 का आंसर आपको बताना है। बताइए, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? ये आपको बताना है। सभी लोग बताएं, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? बताएं। प्रश्न क्रमांक 45 का आंसर आपको चयन करना है। और दोस्तों यहां पर 4-5 क्वेश्चन हैं आपके, है ना, तो आपको याद रख लेना। 1935 में पेरिस में हुई थी, बिल्कुल। 1936 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, है ना। और यहां पर आपको बताना है कि चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? 45 का आंसर। और 45 में आपका सही आंसर जो जा रहा है वो जा रहा है दोस्तों रामविलास शर्मा ने। किसने कहा? रामविलास शर्मा, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही। इनका जन्म कब हुआ कोई बताएगा? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? ये मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं दोस्तों, है ना, लेकिन इनका जन्म आपको बताना है कि कब हुआ था रामविलास शर्मा का। स्वर्ग की विचार सभा का अधिवेशन निबंध कृति के लेखक कौन है? लेखक कौन है? स्वर्ग की विचार सभा का अधिवेशन निबंध कृति के लेखक आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से सभी लोग चयन करते जाएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है अपने मित्रों तक। स्वर्ग की विचार सभा सभी लोग बताएंगे। आंसर आपका यहां पर क्या है? सही आंसर बताएं। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर बताते चलें और लाइक करते चलें वीडियो को दोस्तों। फटाक से बताएं, है ना। और यहां पर आपका सही आंसर आ गया है। क्या आंसर आया है? सभी लोगों ने बता दिया है कि सर इसका जो आंसर है स्वर्ग की विचार सभा यानी कि 46, ये राइट आंसर है भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है? बताएं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 47 का आंसर आपको इंशाअल्लाह खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर माधवराव सप्रे, यानी कि 47 का आंसर सभी लोग बताएंगे। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है? ये आपका प्रश्न है, आपको चयन करना है 47 नंबर का आंसर। और सभी लोगों ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पढ़ी होगी दोस्तों। एक टोकरी भर मिट्टी से सप्रे, सप्रे तो सप्रे से हो जाएगा दोस्तों क्या? सप्रे। ठीक है, सप्रे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौन, है ना, कौन हो जाएगा? विवेक जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माधवराव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी, यानी कि आपका यहां पर डी नंबर जो आपने बताया ये माधवराव सप्रे बिल्कुल सही है। एक टोकरी भर मिट्टी से सप्रे, सप्रे तो सप्रे जी की ये कहानी है। और आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी यही है, एक टोकरी भर मिट्टी, है ना। बहुत बढ़िया तन्मय जी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? ये सभी लोग आंसर बताएंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते रहें, शेयर करते रहें। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है जूनियर टेट हिंदी 100 नंबर के लिए, वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? 2 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिनमें आपको शुरुआत से अध्ययन करवाया जाएगा हिंदी साहित्य का, है ना। और दोस्तों 31 अगस्त तक आपके लिए फीस रखी है मात्र 1000। 31 अगस्त तक, है ना। सितंबर से पूरे कोर्सेज की फीस बढ़ जाएगी।
स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका 48 का आंसर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। बोले स्वतंत्र रमा को स्वतंत्र करे हो और लक्ष्मी को परतंत्र किए हो, लज्जा नहीं आती? लज्जा नहीं आती तो लज्जाराम मेहता, लज्जाराम मेहता, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। सी जिन्होंने बताया उनका आंसर राइट आंसर होगा, है ना। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण यानी कि 49 में आपको चयन करना है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? सभी लोग लाइक करते हुए शेयर करेंगे दोस्तों। कालीचरण आपको बताना है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है। दीर्घ तपा, जुलूस, मेला आंचल या फिर धरती धन अपना? धरती धन ना अपना। सभी लोग बताएं राइट आंसर आपका क्या है, जल्दी बताना है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र? प्रश्न क्रमांक आपका 49 है और 49 मेला आंचल, मेला आंचल आ गया, वेरी गुड। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये उपन्यास है ना। और दोस्तों हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, इससे एक क्वेश्चन और आपको याद करना है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है दोस्तों मेला आंचल, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो मेला आंचल का, वेरी गुड। बाल कृष्ण, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है दोस्तों? सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 50 में। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है? बताइए किस ग्रंथ की आलोचना की है, बताएं अजय शर्मा जी। प्रश्न क्रमांक 50 में आपने डी बताया है, और बताइए कौन कौन सही बता रहा है। और सही बता दिया आपने संयोगिता स्वयंवर, डी नंबर आपका सही है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है? संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर, है ना। और संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है, एक क्वेश्चन और आपसे बनेगा कि संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, बताएं फटाफट से। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, आपको बताना है। और यहां पर बताइए संयोगिता का स्वयंवर कहां पर रचा जाएगा, जंगल में कि निवास में? बोले सर संयोगिता का स्वयंवर अगर कहीं रचा जाएगा तो निवास में। सीता का स्वयंवर रचा गया था कहां पर? उनके निवास पर। ऐसे ही संयोगिता का भी स्वयंवर रचा गया निवास पर, तो श्रीनिवास दास जी की वो रचना है ना। कुरु कुरु स्वाहा, जब दोस्तों हवन होता है, जब पंडित जी बोलते कुरु कुरु स्वाहा, आप बड़े जोश में बोलते हो कुरु कुरु स्वाहा, है ना। उन्होंने मंत्र मारा आड़म ताड़म कछु न जाड़म, है ना, कुरु कुरु स्वाहा। तो कुरु कुरु स्वाहा आप जोश में बोलते, जोश में, तो कुरु कुरु स्वाहा। तो ये कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी, यानी कि सी नंबर, सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? प्रश्न क्रमांक 52 का आपका चयन करना है। अपनी आत्मकथा को स्मृति यज्ञ किसने कहा है? सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? दीपचंद जी चौहान, सभी लोग बताएं उत्तर क्या है। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा, ये 52 का आंसर, और 52 का आंसर आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा 52 में, और 52 में आपका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। इनकी आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जल्दी से बताइए। हरिवंश राय बच्चन जिन्हें की क्षय रोमांस का कवि कहा जाता है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन आए कि क्षय रोमांस का कवि किसे कहा जाता, हरिवंश राय बच्चन। जन्म कब हुआ? 1907 में, ठीक है। मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश इनकी ही रचनाएं हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, और ये हरिवंश राय बच्चन, सी नंबर आपको याद करना। माटी हो गई सोना
किसका रेखा चित्र है? माटी हो गई सोना, बताइए माटी हो गई सोना किसका रेखा चित्र है? पदम सिंह का, हरिभाऊ उपाध्याय का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, या फिर दोस्तों विनोबा? यानी कि 53 का आंसर सभी को चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर कन्हैया जी आ जाएं तो माटी सोना हो जाएगा। माटी कैसी सोना हो जाएगी? माटी, है ना? बोले माटी हो गई सोना सर। बोले क्या हो गई? क्या हो गई? माटी हो गई सोना। मैंने कहा क्यों हो गई? बोले कन्हैया के चरण पड़ गए इसलिए माटी सोना हो गई। यानी कि आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। रांगे राघव कृत अदम्य जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? अदम्य जीवन ये किसमें प्रकाशित हुआ था? हंस में, सरस्वती में। वेरी गुड, 4 भागों में प्रकाशित है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। और दोस्तों 54 का आंसर आपको चयन करना है। क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें अपने मित्रों तक। और रांगे राघव कृत अदम्य जीवन, अदम्य जीवन, हाँ हिंदी का बायरन भी कहा जाता है तन्मय जी। वेरी गुड, रांगे राघव कृत अदम्य जीवन जिस किसमें प्रकाशित हुआ था? 54 का आंसर आपको बताना है। और 54 में रांगे राघव कृत अदम्य जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? ये 54 का आंसर है कि विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। बी नंबर विशाल भारत आपका बिल्कुल सही है। अदम्य जीवन, बोले विशाल भारत में अदम्य है जीवन, है ना? मोहनदास नेमिसराय कृत दलित आंदोलन का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है दोस्तों? दलित आंदोलन का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? ये 55 का आंसर है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपसे बनना चाहिए कि दलित आंदोलन का इतिहास, इसके लेखक है मोहनदास नेमिसराय। और इनकी जो रचना है ये कितने खंडों में प्रकाशित है, ये आपसे पूछा ही तो गया है। और आपने उत्तर भी लगा दिया फटाक से कि ये सर 4 भागों में प्रकाशित, 4 खंडों में प्रकाशित है। यानी कि आपका जो बी नंबर है 4 वो बिल्कुल सही है। हर्षिता जी बहुत बढ़िया आंसर। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? बताइए 56 का आंसर कौन कौन सही बताता है? कौन कौन कंफ्यूज होता है? बताएं, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम समाचार पत्र, कौन कौन सही आंसर बता रहा है? तरणवीर जी, पूजा जी, बीनू जी, बताइए यहां पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 56 में। बहुत सारे लोगों ने बताया है अंग्रेजी। किस भाषा में हुआ था? अंग्रेजी में, है ना? कौन सा? अगस्त जो हिकी है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 56 में अंग्रेजी में हुआ था, अंग्रेजी में, है ना? सभी को पता है ना हिकी गजट, है ना? हिकी गजट, जिसे हिकी गजट कहा जाता था। ठीक है, तो यहां पर देखो बहुत सारे लोगों ने बंगला लगा दिया। बंगला तो इतने जल्दी बनाते हैं। बोले क्या चाहिए? बोले सर बंगला गाड़ी चाहिए, है ना? हिंदी का दोस्तों भारत का पूछा गया तो हिकी गजट जो था, है ना, ये दोस्तों अंग्रेजी। ठीक है, इसको याद करना। अगला क्वेश्चन, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा कौन सी है? 15वीं विधा बताना है आपको। बताइए, हाँ बताइए सभी लोग, सभी लोगों को बताना है। जेम्स हिकी का है वही, हाँ। तो ये 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा कौन सी है? इसको भी आपको लगाना है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 57। और 57 में आपने उत्तर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? बोले सर काव्य। काव्य ये 15वीं विधा है, यानी आपका उत्तर सी नंबर सही है, काव्य। वेरी गुड। आचार्य भरत के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है दोस्तों? 58 का आंसर। सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए भरत के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन माने जाते? प्रथम व्याख्याता आपको बताना है। बताएं
प्रथम व्याख्याता कौन माने? ये क्वेश्चन कई बार आया है, उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। यहां पर आचार्य भरत के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? 58 का आंसर, और 58 का आंसर है दोस्तों भट्ट लोल्लट। कौन है? भट्ट लोल्लट। इनसे एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा आता है एक क्वेश्चन? उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? उत्पत्तिवाद के, तो यही है भट्ट लोल्लट। ठीक है, ये नंबर मीमांसा दर्शन से प्रभावित माना जाता है, बिल्कुल सही, मीमांसा दर्शन, वेरी गुड। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? अलंकार संप्रदाय, अच्छा क्वेश्चन है। 59 का आंसर आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है। रविंद्र कुमार जी, टाइम वेस्ट हो रहा है, बैठ जाओ आराम से भैया, पुस्तक से पढ़ो। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? जल्दी से आपको चयन करना। 59 का आंसर, 59 का सभी लोग आंसर बताना है। और यहां पर राइट आंसर है दोस्तों भामा है, भामा है। यहां पर आपका जो बी नंबर है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है, और बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छंद सूत्र के रचयिता कौन है? छंद सूत्र के रचयिता, प्रश्न क्रमांक 60 का आंसर आपको बताना है, और 60 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, वेरी गुड रेखा बोरा जी। यहां पर आपको बताना है कि छंद सूत्र के जो व्याख्या रचयिता हैं दोस्तों वो कौन है? 60 का आंसर है, और 60 में आचार्य पिंगल, आपने बिल्कुल सही लगाया, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी है? थोड़ा सा कठिन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी है? किसने दी है बताइए, उत्तर सभी लोग बताएं। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 61 है, और 61 में ये दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, सभी लोगों ने बता दिया है। क्या बता रहे? बी नंबर, वेरी गुड, बी नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी नंबर विश्वनाथ ने, है ना, अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा दी है, और बी आपका राइट आंसर। हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है दोस्तों? प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि बताना हिंदी साहित्य का, यानी कि 62 का आंसर, 62 का आंसर सभी लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और यहां से बनेंगे, उनको भी अपन को कवर करके हुए चलना है। आपसे हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि पूछा गया तो आपको बताना है। साथ ही आपको पता है महादेवी वर्मा, 1907 में जन्म हुआ था इनका, है ना, और महादेवी वर्मा को दोस्तों छायावाद की दुर्गा शक्ति कहा जाता, दुर्गा शक्ति, है ना, आपको पता है। और स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो वो कवि हैं दोस्तों कौन? श्रीधर पाठक। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे है कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जल्दी से बताएं फटाफट से। यहां पर तो आपका राइट आंसर सी नंबर हो गया। प्लेटो के काव्य संबंधी विचार मुख्यतः किन कृतियों में उपलब्ध हैं? बताइए किन कृतियों उपलब्ध है? क्रिटियस तथा लाज में, फ्रीडस तथा लाज में, आयोन तथा रिपब्लिक में, या फिर फ्लेवियस तथा टाइनियस में, किसमें है? प्लेटो के काव्य संबंधी विचार मुख्यतः किन कृतियों में उपलब्ध हैं? ये 63 का आंसर आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। प्रश्न क्रमांक 63 का आंसर 63 में आपको बताना है, और 63 में सभी लोगों ने आंसर बता दिया है। क्या बताया है कि सर इनकी आयोन द रिपब्लिक में मिलती हैं, योंग तथा रिपब्लिक, यानी कि आपका जो सी नंबर है इनका सी नंबर, वेरी गुड आंसर, सी नंबर, वेरी गुड। अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाले महानुभाव हैं। अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाले महानुभाव कौन हैं?
प्रश्न क्रमांक 64 आपको बताना है, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाले जो महानुभाव हैं वो कौन है? वो महानुभाव कौन है बताइए? चार्ल्स ग्रियर्सन है क्या, जॉन गिलक्राइस्ट हैं, मैक्स मूलर हैं, या फिर विलियम केरे? कौन है? देखते हैं कौन सही बता रहा है। और बहुत सारे लोगों ने बताया बी नंबर, यानी कि जॉन गिलक्राइस्ट हैं। ठीक है, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आपको पता है हिंदी उर्दू विभाग अध्यक्ष थे कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट, यानी बी नंबर आपका सही है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया बताइए? भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया? अंग्रेजी को राजभाषा बनाए जाने के लिए पत्र व्यवहार सबसे पहले किसने किया? गिलक्राइस्ट ने, लॉर्ड मेकाले, ग्रियर्सन, या फिर जेम्स प्रिंसेप ने? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 65 है। आंसर आपको बताना है, अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाए। दोस्तों जब लॉर्ड मेकाले भारत आया तो इसने क्या कहा कि अंग्रेजी को क्या बनाया जाए? राजभाषा बनाया जाए। तो इसने दोस्तों अंग्रेजी को राजभाषा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया। तब ये लॉर्ड मेकाले, यानी कि आपका जो बी नंबर है लॉर्ड मेकाले, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मेकाले, ये लॉर्ड मेकाले है ना। इस्तवारदाला लेत्युत्तरेंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? ये बताइए किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? 66 का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। इस्तवारदाला लेत्युत्तरेंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों, अपने मित्रों तक एक बार शेयर कर दें। इस्तवारदाला लेत्युत्तरेंदु हिंदुस्तानी ये जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया? इसका आंसर आपको चयन करना है। जल्दी सभी लोग बताएंगे। ये किस भाषा में लिखा गया है? और सभी लोगों का आंसर आया है कि सर ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है दोस्तों किस भाषा में? फ्रेंच। किस भाषा में? फ्रेंच, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे दोस्तों? रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुर्ण, शंकराचार्य, अंडाल, या फिर रामानंद? यानी कि 67 का आंसर आपको बताना है। और यहां पर दोस्तों आपके ऑप्शन अनुसार आपको आंसर लगाना है और सीधा आंसर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 67 में बताना है। अजय शर्मा जी वेरी गुड आंसर, ये कांचीपुर्ण, यानी कि एक नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपुर्ण, एक नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड है ना। रामानुजाचार्य आपको पता है दोस्तों श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके आते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना दोस्तों? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल को क्या नाम दिया? ये आपका क्वेश्चन है। रीतिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया ये आपको बताना है। रीतिकाल, श्रृंगारकाल, सभी लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों। कलाकाल या फिर अलंकृत काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया प्रश्न क्रमांक 68 में? और 68 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर इन्होंने क्या कहा था? कलाकाल, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका जन्म हुआ था 1850 में, है ना, इनकी कृति बताना कौन सी नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, या फिर वैद्य की हिंसा ना भावती, यानी कि 69 का उत्तर आपको चयन करना है। कौन सी कृति भारतेंदु जी की नहीं है ये आपसे पूछा गया है ना। 69 का आंसर, और 69 में सभी लोग आंसर बताएं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, उत्तर हो जाएगा भारत हरण, यानी कि ए नंबर। बाकी भारत दुर्दशा,
अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, हिंसा, ये सभी हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में दोस्तों विभक्त है? प्रिय प्रवास आपको बताना ये कितने सर्गों में विभक्त है, 17, 15, 11 या फिर 7। 70 का आंसर आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे हमारे साथी, है ना। जूनियर टेट वाले 100 नंबर हिंदी के लिए जिनको भी एडमिशन लेना है, ट्रिक से पढ़ना है, वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले सभी, है ना। और अभी अब अगस्त 31 अगस्त तक इसकी प्राइस मात्र 1000 रुपए रखी गई कोर्स की, है ना। अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासें, टेस्ट प्लस ट्रिकी वीडियो, सब कुछ आपका मिलने वाला है। और यहां पर हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और इसमें कितने सर्ग हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तब आपने लगा दिया 17 सर्ग हैं। कितने हैं? 17 सर्ग। बोले 17 बार प्रिय प्रवास को पढ़ेंगे, है ना। 17 प्रिय प्रवास, इसको याद रख लेना। दिगंबर में कौन सी संधि है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 71, दिगंबर में कौन सी संधि है? सभी लोग आंसर बताएंगे। स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। दिगंबर में संधि आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया? सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। दिगंबर में कौन सी संधि है? 71 का आंसर आपको बताना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन यानी बी नंबर आपका सही है। बी नंबर सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। निर्विकार में कौन सा समास है दोस्तों? निर्विकार बताइए। निर्विकार यानी कि 72 का आंसर सभी लोग बताएंगे। निर्विकार में कौन सा समास है? कौन सा समास है? समास भी आप पढ़ते हो, है ना, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो। निर्विकार में समास आपको चयन करना है। द्वंद्व है, दिगु है, अव्ययी भाव समास है या फिर बहुब्रीहि समास है, यानी कि 72 और 72 में निर्विकार में कौन सा समास है आपसे पूछा गया और उत्तर है अव्ययी भाव समास, यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। अव्ययी भाव समास, वेरी गुड। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा? अधि उपसर्ग किस में नहीं लगा? अधि उपसर्ग किस में नहीं लगा ये आपको चयन करना है। अध्यात्म में, अभ्युदय में, अधीक्षण या फिर अधित्यक्ता में। 73 का आंसर किस शब्द में दोस्तों बताना है? बताइए किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? प्रश्न क्रमांक 73 का आंसर बताना है। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, है ना। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों अपने मित्रों तक, है ना। और यहां पर अधि उपसर्ग आपको बताना किस में नहीं लगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्युदय में, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी जिन्होंने बताया राइट आंसर, वेरी गुड। समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? 4 विकल्प हैं, बताइए। चयन करना है आपको। 74 का आंसर। साथ ही दोस्तों शब्द शुद्धि भी आपसे पूछ लिया गया है। समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? नीरज कुमार जी, रामकृष्ण जी बताइए। अजित राजपूत जी, 74 का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोगों ने चयन किया है कि सर इसमें क्या बन जाएगा? ये तो नहीं होगा, सामाजिक नहीं होता, सामाजिक नहीं होता, है ना। कौन सा होता है? कौन सा होता है भैया? ए नंबर, यानी सामाजिक। 1 नंबर आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड। क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? बताइए। 75 का आंसर बताएं। यहां पर विकल्प अनुसार आपको बताना है और एक ही विकल्प 2 बार दिए गए हैं, है ना। बोले सर एक होती है सकर्मक क्रिया, है ना। वैसे अगर माने तो एक सकर्मक होती है और एक होती है अकर्मक, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा आपका। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो आपको पता है कि दोस्तों क्या और किसे करके आप प्रश्न करोगे उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, और उत्तर नहीं मिला था अकर्मक, ये आपने बताया है ना। तो यहां पर याद रखते ना। मैं अगर आपसे बोलूं कि पक्षी आपका आकाश में उड़ रहे हैं, बताइए कौन सी क्रिया है?
पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कौन सी क्रिया है बताइए। किस क्रम में सेना का पर्याय है, सेना का पर्याय भी आपको बताना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कौन सी क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कौन सी क्रिया है। अरि, विभा, पुंज या फिर चमू किस क्रम में सेना का पर्याय है, सभी लोग बताएंगे। विकल्प अनुसार उत्तर लगाना था अपन को, है ना, विकल्प अनुसार दोस्तों लगाना था। यहां पर किस क्रम में सेना का पर्याय है, तो आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर है ना, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। कौन सी है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। और बहुत बढ़िया, अकर्मक जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और यहां पर किस क्रम में सेना का पर्याय है, 76 का आंसर आपको बताना है। 76 में आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चमू। चमू इस सेना का पर्याय है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 76 का डी जिन्होंने बताया उनका आंसर वेरी गुड, लाइक जरूर कर दें, है ना। बर्बर शब्द का सही विलोम क्या है दोस्तों, बर्बर, बर्बर शब्द का सही विलोम यानी कि 77, बर्बर का सही विलोम आपको बताना है। 77 का आंसर आपको चयन करना है। क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक दोस्तों शेयर भी करना है। बर्बर शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा सभ्य। क्या हो जाएगा, बर्बर का होता है सभ्य, यानी कि आपका दोस्तों यहां पर आपका चमू, 76 का डी चमू, है ना। बर्बर शब्द का सभ्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, बिजली का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द नहीं है बिजली का, कौन सा नहीं है, सौदामिनी, यामिनी, चपला या फिर विद्युत, यानी कि 78 का बताइए। 78 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर जाता हुआ कि बिजली का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो नहीं है, क्या क्या बताया आपने, बी नंबर यामिनी। यामिनी यानी बी आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। यामिनी बिल्कुल सही है, जिन्होंने यामिनी बताया उनका आंसर सही है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही। अर्बाचीन का सही विलोम शब्द क्या होता है, अर्बाचीन। अर्बाचीन, और ये पूछा ही जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया आपसे। अर्बाचीन का सही विलोम आपको चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 में 79 का उत्तर आपको चयन करना। अच्छा क्वेश्चन है और सीधा आंसर आपका जा रहा है 79 में प्राचीन। अर्बाचीन का सही विलोम शब्द आपको बताना, डी नंबर प्राचीन आपका सही है। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, आपने विशेषण पढ़ा है तो बताइए, है ना। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, मोटा, पीला, सुंदर या फिर 10, यानी कि 80 का आंसर 80 में आपको चयन करना है। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। ऐसे कितने साथी हैं जिनको जूनियर टेट 100 नंबर के लिए हिंदी पढ़नी है, 100 नंबर की 2 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट, 100 नंबर जूनियर टेट हिंदी के लिए, है ना। जल्दी से जिनको भी पढ़ना है 100 नंबर हिंदी के लिए, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें और 31 अगस्त तक मात्र 1000 में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सितंबर से आपको दोस्तों इसके रेट बढ़े हुए मिलेंगे। इस कोर्स के गुणवाचक विशेषण नहीं है तो ये 10 यानी कि डी जिन्होंने बताया उनका आंसर फिर सही, है ना। जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, नास्तिक, असमान, अद्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बताइए। 81 का आंसर, 81 यानी कि 81 का, उसे क्या कहेंगे, जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों, क्या होगा, अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि आपका दोस्तों डी नंबर, सी नंबर आपका सही, अद्वितीय आपका सही है, ठीक है। तो जिन भी साथियों को हिंदी पढ़ना है शुरुआत से, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, है ना, आधुनिक काल, उपन्यास, नाटक, ये सब कुछ पढ़ना है तो आप दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। 2 सितंबर से शुरुआत से अध्ययन चालू हो रहा है तो ये क्लासें आपको मिलेंगी, प्लस ओल्ड क्लासें जो चल रही हैं, ओल्ड क्लासों की लाइव क्लासें भी मिलेंगी,
प्लस रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको पूरा मिलेगा, तो जब चाहो आप पढ़ सकते हो, है ना। और प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे अनलिमिटेड बार, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस ट्रिकी वीडियो भी आपको मिलेंगे, विस्तृत अध्ययन भी आपको मिलेगा। यहां मैं केवल प्रश्न उत्तर आपको करवाता हूं, लेकिन कोर्स में आपको विस्तृत पढ़ाता हूं, विस्तृत अध्ययन करवाता हूं और टॉपिक वाइज टेस्ट करवाता हूं, ठीक है। तो जिन भी साथियों को, जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, जो भी हमारे साथी जूनियर टेट वाले हैं, जो भी आने वाले एग्जामों के लिए टीजीटी, पीजीटी या फिर दोस्तों करना चाहते हैं अल्टी ग्रेड के लिए, एचपी टेट के लिए, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी अपने मित्रों तक करते रहें। धीरे धीरे ये 2020 टेस्ट सीरीज भी चलती है दोस्तों ऐप पर। सेल्फ स्टडी क्लासेस ये बिल्कुल फ्री है, सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, है ना। ये जो ऐप है सेल्फ स्टडी क्लासेस, इसको आपको डाउनलोड करना है। और ये जूनियर सुपर टेट 2 सितंबर से प्रारंभ है इसका बैच, इसको अध्ययन, ये वाला कोर्स आपको लेना है, संपूर्ण कोर्स हिंदी साहित्य, ठीक है। बहुत बढ़िया, नवनीत रानी जी, राम जी, रामकिशन, कमलदीप शर्मा जी, नीरू जी, विक्की यादव, रोडी, मुकनद जी, नेहा जी, बीना, विश्वास मलिक, अजित जी, अंश जी, रेखा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, रेखा जी, पूजा जी, शाम पंडित, अनीता, नीरज जी, छाया, सोनू राय, आकांक्षा, उदय यादव, शिल्पी जी, हर्षिता, बबीता, पूजा जी, विवेक जी, राघव जी, दारसू, मायाराम जी, सभी साथियों को धन्यवाद। लवली जी, है ना, 10 बजे एग्जाम पार में क्लास होती है, सभी लोग पढ़ते रहें। गीतिका जी, दारसू जी, है ना, भागीरथ राम जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, पूनम जी, आदेश जी, उदय, रुचिका जी, अनीता जी, है ना, छाया जी, शिव कुमार जी, प्रदीप जी, ममता, कुबेर माझी जी, कुबेर जी आ गए, रचना जी, उदय जी, आदेश, जसवंत जी, सभी साथियों को धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है दोस्तों, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं मात्र 599 में। मास्टर कैडर वाले हमारे साथी 2 तारीख से जल्दी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी साथियों का यही नारा है ना, और पढ़ते रहना है। नेहा राय, प्रकाश जी, सुलोचना, है ना, वेंकट रेड्डी जी, बहुत बढ़िया, प्रियंका, राधिका जी, बिल्कुल, मृत्युंजय जी, तरणवीर जी, सुरेखा जी, बीनू पांडे जी, सभी साथियों को धन्यवाद।